आज हम 12th हिस्ट्री का 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। इस चैप्टर में हम 16th और 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड को पढ़ेंगे और साथ में उस टाइम पीरियड पर हमारी कंट्री की जो एग्रेरियन सोसाइटी थी उसके बारे में कि किस टाइप की एग्रेरियन सोसाइटी थी, कैसा कृषि समाज यहाँ पर था, और मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। 16th और 17th सेंचुरी के दौरान हमारी कंट्री की 85% जो पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में रहती थी। यहाँ पर छोटे किसान और बड़े जमींदार दोनों ही रहते थे। उनके बीच में कॉपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती थी, एग्रेरियन रिलेशनशिप एक रूरल सोसाइटी को बनाती थी। ये जो एग्रेरियन रिलेशनशिप था ये रूरल सोसाइटी को बनाती थी। उसी टाइम पीरियड पर हमारी कंट्री में बहुत सारी बाहरी ताकतें आई और उनमें से मेन थे, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थे वो थे मुगल स्टेट। मुगल स्टेट के इनकम का जो मेन सोर्स था वो था टैक्स, रिवेन्यू, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जो उन्हें टैक्स मिलता था वही उनकी इनकम का मेन सोर्स था। अब इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए नए अलग अलग एजेंट्स उन्होंने फिक्स किए हुए थे कि कौन टैक्स को निर्धारित करेगा, असेस कौन करेगा, उसको कलेक्ट कौन करेगा, रिकॉर्ड कीप कौन करेगा, उसके बारे में सारी चीज़ें अलग अलग एजेंट्स यहाँ पर फिक्स किए हुए थे। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है पीजेंट्स एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि पीजेंट्स यहाँ पर जो किसान और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो कैसे होता था। जो बेसिक यूनिट थी एग्रीकल्चर सोसाइटी की वो थी विलेज। विलेज में लोग रहते हुए अपने सीजन के अकॉर्डिंग जो है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का काम करते थे पूरा का पूरा साल। वो लोग इसमें जैसे कि खेतों की जुताई करना, बीज बोना, फसल पकने पर उसकी कटाई करना, ये सारे काम करते थे। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही रिलेटेड थी, वो दूसरे काम भी करते थे, जैसे कि शुगर और ऑयल निकालना, कि शुगर केन के कटने पर उससे शुगर बनाना, चीनी बनाना, और जो ऑयल सीड्स होती हैं उनसे ऑयल निकालना, ये सारे काम भी किसान ही करते थे। लेकिन हमारी कंट्री में हर जगह पर फर्टाइल लैंड नहीं थी, कहीं पर मैदानी लैंड थी, कहीं पर रेत बहुत ज़्यादा था। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि हम एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो लैंड्स के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें लुकिंग फॉर द सोर्सेस, यानी कि एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में हमें किन सोर्सेज से पता चलता है, वो कौन कौन से सोर्सेज है जो हमें एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में बताते हैं 16th और 17th सेंचुरी के एग्रेरियन सोसाइटी। अब सबसे पहली चीज़ रूरल सोसाइटी, यानी कि जो पेजेंट्स थे वो खुद अपने बारे में तो लिखते नहीं थे। क्यों नहीं लिख सकते थे वो? क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो नहीं था कि वो खुद अपने बारे में लिखें, और उनके बारे में हमें पता चलता है बुक्स से ही, अलग अलग बुक्स से ही पता चलता है। तो वो कौन सी बुक्स हैं जो 16th और 17th सेंचुरी में जो मुगल क्रॉनिकल्स और डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड हैं एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में जानने के लिए। उनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल है वो है आईने अकबरी, जिसको अकबर के कोर्ट के एक हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी को आइन भी कहा जाता है। इस बुक में पीजेंट्स, जमींदार्स और स्टेट के बीच के जो रिलेशनशिप थे उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो पीजेंट्स, जमींदार और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पर किसी टाइप का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। लेकिन हम पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये किसने लिखवाई थी? रूलिंग सोसाइटी ने, रूलिंग पार्टीज ने लिखवाई थी, किंग्स ने लिखवाई थी। अब किंग्स अपने बारे में बहुत अच्छी चीज़ें ही लिखवाते थे अपनी बुक्स में, तो पीजेंट्स किन मुसीबतों का सामना कर रहे थे वो सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई है। सो फॉर्चुनेटली आइन के साथ साथ हमें दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी, दूसरे सोर्सेज भी मिलते हैं जिनसे हमें एग्रेरियन सोसाइटी का पता चलता है, और वो सोर्सेज हैं गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में जो रिवेन्यू के रिकॉर्ड रखे जाते थे। इन प्लेसेस पर रिवेन्यू के रिकॉर्ड रखे जाते थे कि किस तरह से रिवेन्यू को कलेक्ट किया जाए, और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के भी रिकॉर्ड हमें मिले हैं। इन रिकॉर्डों से हमें पता चला है कि जो पीजेंट्स, जमींदार और स्टेट हुआ करते थे उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। एक तरफ आइन में लिखा हुआ है कि उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन इन रिकॉर्डों से हमें क्या पता चलता है कि इनके बीच में, पीजेंट्स, जमींदार और स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। नेक्स्ट वन इज पीजेंट्स एंड देयर लैंड। अब यहाँ पर रहने वाले जो पीजेंट्स थे और उनकी लैंड कैसी थी, अगर हम इंडो पर्शियन सोर्सेज को देखें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि पीजेंट्स के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, वो थे रैयत, एक वर्ड था रैयत, नेक्स्ट वन इज मुजरियान,
रैयत और मुसरियान वर्ड किसानों के लिए यूज़ किए जाते थे। कहीं कहीं पर हमें कुछ सोर्सेज से पता चला है कि उनके लिए किसान और आसामी वर्ड का भी यूज़ किया जाता था। 17th सेंचुरी के जो सोर्सेज हैं उनसे हमें पता चला है कि 2 टाइप्स के पीजेंट्स हुआ करते थे, खुद कश्त और पाही कश्त। खुद कश्त, पाही कश्त। खुद कश्त वो पीजेंट होते थे जो खुद की उनकी अपनी ज़मीन पर ज़मीन होती थी, यानी कि वो लोग वहीं रहते थे, उसी प्लेस पर रहते थे जहाँ पर उनकी ज़मीन हुआ करती थी। अब पाही कश्त जो होते थे वो दूसरे गांव में जाकर ठेके पर खेती करते थे। कई लोग पाही कश्त अपनी मर्जी से बनते थे, यानी कि अगर दूसरे विलेजेस में उनको टैक्स कम देने पड़ रहे हैं तो वो दूसरे विलेज में जाकर खेती करते थे, मेनली टैक्स से बचने के लिए। और कई जगह पर पाही कश्त मजबूरी में भी बनते थे, जैसे कहीं पर अकाल भुखमरी आ गई है तो वो लोग दूसरे प्लेसेस पर जाकर खेती किया करते थे। ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में जो एक एवरेज पीजेंट्स होता था उसके पास क्या होता था, उसके पास एक पेयर बुलॉक और 2 प्लग्स होते थे, यानी कि एक पेयर 2 बैलों की जोड़ी और 2 हल से ज़्यादा उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता था, और कईयों के पास तो इससे भी कम होता था। दूसरी तरफ एक वेल पीजेंट्स, एक एफ्लुएंट पीजेंट्स किसको माना जाता था, वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग माना जाता था। कि जैसे गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकर्स की ज़मीन होती थी वो वेल पीजेंट्स माने जाते थे। बंगाल में जिनके पास 5 एकड़ की लैंड होती थी वो वेल पीजेंट्स माने जाते थे। और आसाम में 10 एकड़ वाले, ये लोग अपनी ज़मीन के खुद मालिक होते थे और ज़मीन को बेचते और खरीदते थे। जैसे वो दूसरी प्रॉपर्टी को बेचते और खरीदते थे वैसे ही ज़मीन को भी वो लोग बेचते और खरीदते थे। अब यहाँ बाबरनामा से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, पीजेंट्स ऑन द मूव, यानी कि पीजेंट्स बस्तियों का, किसान की बस्तियों का बसना और उजड़ना। ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, बाबरनामा से लिया गया है। ये जो ऐसे एक्सट्रैक्ट आते हैं आपके चैप्टर में बेटा, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो मेनली इन्हीं एक्सट्रैक्ट से आते हैं। तो इस एक्सट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो हिंदुस्तान में जो बस्तियां और गांव थी, असल में शहर के शहर एक ही लम्हे में वीरान हो जाते थे और बस भी जाते थे। बाबरनामा में आगे लिखा हुआ है कि वर्षों से जो वहाँ जिस जमीन पर वो लोग रहते थे उस ज़मीन को एकदम से वो लोग छोड़कर चले जाते थे और कुछ दिनों में दिखाई देता था कि वहाँ पर उनका नामो निशान भी नहीं है और किसी दूसरे प्लेस पर वो लोग जाकर बस जाते थे, क्योंकि बसने के लिए, रहने के लिए वो पक्के मकानों की उनको ज़रूरत नहीं होती थी, वो सिर्फ झोपड़ियों में रहते थे। तो झोपड़ियों के लिए सामान उन्हें आसानी से कहीं पर भी मिल जाता था और वो अपनी झोपड़ियाँ बनाकर रहना दूसरी जगह पर शुरू कर देते थे। नेक्स्ट है इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। ज़मीन अबेंडेंस थी, ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, मज़दूर भी वहाँ पर अवेलेबल थे। तो जो खेती की जाती थी वो 2 टाइप से की जाती थी, यानी कि 2 फसलें उगाई जाती थी एक साल में। जो वहाँ का प्राइमरी पर्पस था, खेती करने का प्राइमरी पर्पस था, वो लोगों को फीड करना था, यानी कि लोगों का पेट भरना था। जैसे कि जो स्टेपल फूड है हमारी कंट्री का, राइस, व्हीट, मिलेट्स, उन्हीं को उगाया जाता था। ऐसे एरिया जहाँ पर 40 इंचेस रेन होती थी या उससे ज़्यादा रेनफॉल होती थी वहाँ पर राइस को ग्रो किया जाता था, और ऐसे एरियाज जहाँ पर इससे कम रेन होती थी वहाँ पर व्हीट और मिलेट्स को ग्रो किया जाता था। मॉनसून जो है इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन था, जो कि आज भी है। आज भी जो हमारे किसान हैं वो किसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। सेम वैसे ही 16th और 17th सेंचुरी में मॉनसून इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन था। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम का भी यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट भी बाबरनामा से ही लिया गया है। इसमें लाहौर के दीपालपुर विलेज के बारे में बताया हुआ है जो आज पाकिस्तान में है, कि वहाँ पर लोग जो है इरिगेशन कैसे करते थे। ये इस तरीके से इरिगेशन करी जाती थी। इसको रहट बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा व्हील बना दिया जाता था, इसके नीचे एक कुआं खोद दिया जाता था। अब इस पर एक यहाँ पर रोड लगा दी जाती थी, ये जो दिखाई दे रही है। उस रोड को कौन खींचता था, ये बैल खींचते थे, और जैसे ही वो इसको घुमाते थे ये व्हील घूमता था और नीचे वाला जो कुआं है उससे
पानी लेकर आता था, ये इन बाल्टियों में, ये बाल्टियाँ इसके ऊपर लगा दी जाती थी या फिर मटके भी लगाए जाते थे। और जहाँ पर इन बाल्टियों का पानी गिरता था वहाँ पर एक नाला खोद दिया जाता था और उस नाले को खेतों में छोड़ दिया जाता था। तो इस तरीके से, इस विधि से कई जगह पर इरिगेशन की जाती थी, खेतों में पानी दिया जाता था। इसके अलावा कुछ वेल, कुएं भी खोदे गए थे, कई जगह पर कैनाल्स भी बनाई गई थी, जैसे कि शाहजहाँ द्वारा शाह नहर बनाई गई थी पंजाब में। ओके, अब एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत ही मेहनत का काम है, लेबर इंटेंसिव, बहुत मेहनत का काम है। पीजेंट्स जो हैं उसके लिए कौन सी कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते थे, मेनली वो लोग केटल एनर्जी का यूज़ करते थे, यानी कि पशुओं का यूज़ करते थे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है वुडन प्लग का, जो लकड़ी का जो हल होता था उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता था, उसके जो एक टिप होता था उस पर आयरन का एक क्लटर होता था, यानी कि लोहे की एक छड़ होती थी जो ज़मीन को खोदती थी। वो ज़मीन को ज़्यादा गहरे तक नहीं खोदती थी, सिर्फ ऊपर वाली परत को ही खोदती थी जहाँ पर बीजों को बोया जाता था, नीचे की नमी एज इट इज़ बनी रहती थी। ओके, तो इस तरीके से कई जगह पर खेती की जाती थी। और बीजों को बोने के लिए भी एक इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता था, एक ड्रिल होती थी जिसको जो बैलों का जोड़ा है वो खींचता था और उसी से जो है बीजों को बोया जाता था। और कई जगह पर बीजों को जो है हाथों से भी फेंका जाता था, यानी कि इस तरीके से खेती की जाती थी। अब है नेक्स्ट है एन अबेंडेंस ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की अबेंडेंस यानी क्रॉप्स की भरपूर, क्योंकि भरमार, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन भी बहुत ज़्यादा थी, लेबर भी ज़्यादा थी, तो ईयर में 2 फसलें उगाई जाती थी। वो कौन कौन सी थी? खरीफ और रबी, जो आज भी एक्सपीरियंस की जाती हैं, यानी कि आज भी खरीफ और रबी ही उगाई जाती हैं। खरीफ ऑटम के टाइम पर और रबी जो है स्प्रिंग के टाइम पर उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ पर साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। अब आइन में हमें कुछ एग्जाम्पल्स मिले हैं। आइन हमें बताती है कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ होती थी फसलों की। जैसे आगरा में फसलों की 39 टाइप्स की वैरायटीज़ होती थी, दिल्ली में जो है 43 टाइप्स की वैरायटीज़ को प्रोड्यूस किया जाता था, और बंगाल में अकेले राइस की ही 50 वैरायटीज़ होती थी। अकेले राइस की ही, दूसरी क्रॉप्स बच गई वो अलग, सिर्फ जो राइस होता था उसकी ही 50 वैरायटीज़ को यहाँ पर ग्रो किया जाता था। हालांकि जो दैनिक आहार है उसी के ऊपर जोर दिया जाता था, यानी कि राइस और व्हीट के ऊपर ही जोर दिया जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ खाने के लिए ही खेती की जाती थी। ऐसी फसलें भी उगाई जाती थी जिनका ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता था, और उन क्रॉप्स को कहा जाता था परफेक्ट क्रॉप्स, और आइन में उनको कहा गया है जिनसे कामिल। क्या कहा गया है? जिनसे कामिल। और जिनसे कामिल में 2 क्रॉप्स को शामिल किया गया है, कॉटन और शुगर केन, सच एज कॉटन एंड शुगर केन, जो कि जिनसे कामिल के एक्सीलेंस एग्जाम्पल हैं, क्योंकि कॉटन से जो है कपड़ा बनाया जाता था और हमारे देश के कपड़े की जो मांग है पूरे वर्ल्ड में थी। और शुगर केन, इनको जो है जिनसे कामिल कहा जाता था। ओके, अब यहाँ पर डेक्कन में जो है ऑयल सीड्स और कुछ दालें भी उगाई जाती थी, लाइक मस्टर्ड। ऑयल सीड्स में मस्टर्ड एंड लेंटिल्स जो कि दाल होती है एक टाइप की, उनको भी उगाया जाता था, और इनसे जो है ट्रेडिंग की जाती थी। ट्रेडिंग के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती थी। 17th सेंचुरी में हमारी कंट्री में बहुत सारी नई क्रॉप्स आ गई थी। इंडिया में बहुत सारी नई क्रॉप्स आ गई थी, पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग देशों से नई क्रॉप्स आ गई थी। जैसे कि मेज़ हमारी कंट्री में स्पेन और अफ्रीका से आया था, जो कि 17th सेंचुरी में आया था। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स भी आई थी, जैसे पोटैटो, टमाटोज और चिलीज़, जो नए वर्ल्ड से लेकर आई गई थी। न्यू वर्ल्ड मीन्स यूरोपियन कंट्रीज़। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स भी थे, जैसे कि पाइनएप्पल एंड पपाया। एक क्रॉप का यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बेटा, लाइक द स्प्रेड ऑफ टबैको का स्प्रेड होना। 17th सेंचुरी तक हमारी कंट्री में टबैको नहीं था। 1604 में पहली बार उसको देखा गया था, और ये हमारी कंट्री में डेक्कन के थ्रू आया था, यानी कि डेक्कन के एरिया में सबसे पहले ये आया था। उसके बाद धीरे धीरे ये हमारी पूरी कंट्री में फैल गया था। लोग इसके बुरी तरह से एडिक्ट हो गए थे, एक एडिक्शन, एक बुराई ये बन गया था। तो जो एम्परर जहांगीर थे
उन्होंने इसके ऊपर इसको जो है बैन कर दिया था। लेकिन इनका ये जो बैन करना था वो पूरी तरह से बेअसर हो गया था और लोगों ने इस चीज़ को नहीं माना। तो 17th सेंचुरी के लास्ट तक, एंड तक ये जो है हमारी कंट्री में पूरी तरह से फैल गया था। अब इसकी कल्टीवेशन भी की जाती थी, ट्रेडिंग भी की जाती थी और लोगों के द्वारा इसको वैसे भी कंजप्शन किया जाता था। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।